हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो है अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने सिविक्स का, पावर शेयरिंग, और आज लेक्चर नंबर 3 है उसका। और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और बेसिकली यहाँ पर दो फॉर्म्स गवर्नमेंट के हम डिस्कस करेंगे। पहला हम बात करेंगे मोनार्की के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। तो पहले आ जाइए कि मोनार्की होती क्या है। अ मोनार्की इज अ सिस्टम और अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड बाय मोनार्क। अ मोनार्क सच एज किंग और क्वीन रूल्स अ किंगडम और एम्पायर। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। तो बेसिकली देखा जाए तो मोनार्की में जो गवर्नमेंट है वो मोनार्क के हाथ में होती है, और मोनार्क किंग या क्वीन हो सकता है। यहाँ पर मोनार्की को के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड सेकंड है एब्सोल्यूट मोनार्की। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ये फॉर्म पढ़ा था आप लोगों ने क्लास 9 में, जब आप लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि वहाँ पर जो है मोनार्क की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर लिमिटेड कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म जहाँ मोनार्क की पावर को लिमिटेड कर दिया जाता है वो कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेकिन एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से जो मोनार्की चली आ रही है वो होती है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की वो फॉर्म है जिसमें हर तरह की पावर राजा के हाथ में होती है। राजा ही यहाँ पर लेजिस्लेचर है, वही एग्जीक्यूटिव है और वही जुडिशरी है। ठीक है, और हर किंग या क्वीन के बाद उसका जो बेटा या उसकी जो बेटी होगी वही क्या बनेंगे, किंग या क्वीन बनेंगे, भले ही वो उस पोजीशन के लायक हो या नालायक हो। ठीक है, तो ये जो है फॉर्म कहलाता है एब्सोल्यूट मोनार्की यहाँ पर। अब इस फॉर्म के में जो मेन बात है वो ये है कि अनलिमिटेड पावर जो है वो किसके हाथ में है, यहाँ पर किंग या क्वीन के हाथ में है। ठीक है, सब कुछ पावर आपने उसके हाथ में दे दी, और ये माना जाता है कि बिकॉज सारी पावर जो है वो एक सिंगल पर्सन के हाथ में है, इसलिए इसमें डिसीजन लेना क्या रहता है, आसान रहता है, ईजी रहता है। ठीक है, पर बेसिकली ऐसी बात है नहीं। अब हम बात करते हैं सेकेंड फॉर्म जो कि कहलाती है डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और all the eligible members of a state typically through elected representative। ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जहाँ पर लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। मतलब कि किसी भी कंट्री के अंदर लोग खुद डिसाइड करते हैं कि उनका लीडर जो है वो कौन होना चाहिए, और ये जो फॉर्म है वो कहलाती है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्साइज डायरेक्टली बाय देम बाय देयर इलेक्टेड एजेंट अंडर फ्री इलेक्टरल सिस्टम। तो ये इस तरह का एक सेटअप है डेमोक्रेसी, जहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वो जनता के पास है। हमने यहाँ पर देखा कि मोनार्की में सारी पावर जो है वो किंग या क्वीन के हाथ में होती है, लेकिन डेमोक्रेसी में सारी पावर जो है सुप्रीम पावर जो है वो किसके पास में है, लोगों के पास है, पीपल के पास है, और वो खुद अपना लीडर यहाँ पर चूज़ करते हैं। ठीक है, और लीडर को चूज़ करने के लिए इलेक्शन का जो सिस्टम है वो काम में यहाँ पर लिया जाता है। अब अगर बात की जाए कि डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी में सारी पावर जो है वो एक सिंगल पर्सन के हाथ में नहीं होती है, यहाँ पर पावर को शेयर किया जाता है। ठीक है, पावर शेयरिंग मीन्स डिवीजन ऑफ पावर एंड इट इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर को शेयर करना और पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और असेंशियल पार्ट है यहाँ पर डेमोक्रेसी का। अब डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग किस तरह से की जाती है वो देखते हैं। देखिए, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड। 4 तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। पहला, अमॉन्ग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स के बीच पावर को शेयर करना, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। हम पढ़ेंगे अभी इन सबको आगे। सेकंड, अमॉन्ग वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम पावर को शेयर करना, ये कहलाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, समाज के अलग अलग जो समुदाय हैं, ग्रुप्स हैं, उनके बीच में पावर का शेयर। एंड अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल ग्रुप्स, इनके बीच में पावर का शेयरिंग होना। तो ये 4 तरीके हैं जिनकी हेल्प से डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो उसके 2 कारण हैं। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, उसके 2 मेन रीजंस हैं। उसका पहला रीज़न कहलाता है प्रूडेंशियल रीज़न। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन का मतलब क्या है, फर्स्ट देखिए पॉइंट इसमें, इट मीन्स दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
प्रेसिडेंशियलिज्म का मतलब ये होता है कि अगर पावर को शेयर किया जाए तो गवर्नमेंट से अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट जो ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर रन हो पाएगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों की जो एम्बिशंस उनको पूरा कर पाएगी। Second, power sharing is good because it helps reduce the possibility of conflict between social groups. अगर पावर को शेयर किया जाए तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मिटाया जा सकता है, उनको सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा बेल्जियम में हमने देखा कि पावर को शेयर किया गया और पावर शेयर करने से जो फ्रेंच और डच दो डिफरेंट ग्रुप्स थे उनके बीच में तनाव को ख़त्म करने में वहाँ पर हेल्प मिली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, हैंस पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगेन द सेम थिंग है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर पावर शेयर नहीं किया जाएगा तो उस केस में जो है वो डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में जो विवाद पैदा होगा, जो डिस्प्यूट होगा, उससे जो गवर्नमेंट है वो इनस्टेबल हो जाएगी, वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी। लेकिन पावर शेयरिंग की हेल्प से हम गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए अच्छे से काम वहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in short run, but in the long run इट अंडरमाइज द यूनिटी ऑफ नेशन। हो सकता है कि आप जो है वो मेजोरिटी कम्युनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और मेजोरिटी कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस देने से शॉर्ट टर्म में आपको उसके फ़ायदे दिखाई दें, ठीक है। जैसा कि श्रीलंका में देखा गया कि श्रीलंका में जो है सिंहलाज वहाँ मेजोरिटी थे और उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ली। शॉर्ट टर्म में उनको बेनिफिट मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, तमिलियंस और सिंहलिस के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ। Unfair use of power by majority to control and exploit minority may often ruin majority as well as which can be seen in case of Sri Lanka. Again the same example है कि अगर सारी पावर जो है वो अनफेयर तरीके से मेजोरिटी को प्रोवाइड कर दी जाएगी और माइनॉरिटी के साथ में पावर को शेयर नहीं किया जाएगा या माइनॉरिटी को उनके हिस्से की पावर्स अगर नहीं दी जाती है, उस केस में डिस्प्यूट पैदा होते हैं और डिस्प्यूट की वजह से एक कंट्री का सोशल इकोनॉमिक लेवल पर जो डेवलपमेंट है वो भी रुक सकता है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। तो ये पहला रीज़न था, प्रूडेंशियल रीज़न कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड रीज़न। जो दूसरा रीज़न है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, वो कहलाता है मॉरल रीज़न। क्या है मॉरल रीज़न? पहला पॉइंट देखिए, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मॉरल रीज़न कहता है कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसको डेमोक्रेसी से अलग नहीं किया जा सकता। जब भी आप बात करोगे डेमोक्रेसी की, इसका मतलब आप क्या बात कर रहे हो, आप पावर शेयरिंग की यहाँ पर बात कर रहे हो। पावर शेयरिंग एक असेंशियल पार्ट है, एक मॉरल रीज़न है किसका, डेमोक्रेसी का। सेकंड यहाँ पे, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि पावर उन लोगों के साथ शेयर की जाती है जिन लोगों को उस कंट्री में रहना है। जब भी आप किसी डेमोक्रेसी की बात करते हो, और डेमोक्रेसी में लोग अपना लीडर खुद चूज़ करते हैं, ऐसे में वो लीडर जो है वो पावर शेयर कर रहा है एक तरह से उस पूरी कम्युनिटी के साथ में। और क्यों शेयर कर रहा है? ताकि उस कंट्री में उन लोगों की हेल्प से रूल को अच्छे से जो है वो चलाया वहाँ पर जा सके। तो जो लोग उस लीडर के डिसीजन से अफेक्ट होने वाले हैं, उन्हीं के साथ में पावर को शेयर करना, तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मॉरल रीज़न है। नेक्स्ट, पीपुल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्नड। लोगों को अधिकार है कि वे जान सके कि उनके ऊपर रूल किस तरीके से किया जाएगा, कौन सा सेट ऑफ रूल्स जो है वहाँ पर यूज़ किए जाएंगे लोगों को मैनेज करने में, उन पर रूल करने में। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का एम एक इस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म करना है जहाँ पर एक आम से आम इंसान भी टॉप लेवल पे जा सके, ठीक है, और अपना पार्टिसिपेशन दे सके कंट्री के डेवलपमेंट में। जस्ट लाइक हम देखते हैं डेमोक्रेसी में कि चुनाव जब होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो बहुत सारे लीडर्स को जनता खुद चूज़ करके कहाँ भेजती है, पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जाकर वो लोग वहाँ पर अपने कम्युनिटी के लोगों के बारे में वहाँ पर बात रखते हैं, ठीक है। तो एक आम से आम व्यक्ति भी अपने एरिया से चुनाव लड़कर जीत कर पार्लियामेंट में जा सकता है और अपनी बात वहाँ पार्लियामेंट में रख सकता है। तो ये जो सिस्टम है
डेमोक्रेसी का, इसके लिए पावर शेयरिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मॉरल रीजंस आर दोज रीजंस विच एड वैल्यू टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर कंट्री में एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्पेश हो तो ये मॉरल रीज़न उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से भी यहाँ पर पावर को शेयरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दो मेन रीज़न थे जो हमने देखे यहाँ पर, मॉरल रीज़न और प्रूडेंशियल रीज़न, जो बताते हैं हमको कि पावर शेयरिंग कंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग जो है वो 4 तरह की होती है। उसमें से जो पहला फॉर्म है हमारा वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। क्या मतलब है इसका? पहला पॉइंट देखिए, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ही डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर करना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। ध्यान रहे, ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये सेम लेवल पर हैं। ठीक है, ये तीनों बराबर हैं आपस में और इन तीनों में पावर को शेयर किया जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो कहलाएगी लेजिस्लेचर, उसका काम है कानून बनाना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनका काम होता है कानून को एग्जीक्यूट करना, लागू करना। एंड द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जुडिशरी, उनका काम होता है चेक करना कि जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है वो ढंग से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ। तो ये तीनों जो फॉर्म्स है, तीनों जो पार्ट्स है गवर्नमेंट के, ये तीनों आपस में इक्वल है और इन तीनों में इक्वल पावर्स जो है वो शेयर की गई है और ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, जो लॉ पास किया है, वो लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट में अपील कहाँ कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को चेक करेगा कि क्या वाकई में लेजिस्लेचर ने जो काम किया है वो गलत है या नहीं है। तो इस तरह से हमने तीनों को ये अधिकार दिया है कि तीनों एक दूसरे को चेक और बैलेंस यहाँ पर कर सकते हैं और तीनों में हमने इक्वल पावर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की है। सच सेपरेशन ऑफ पावर एंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये पावर को शेयर क्यों किया गया 3 पार्ट्स के अंदर? देखिए, मोनार्की में ये तीनों पावर्स जो है ना वो अकेले किंग के हाथ में होती थी। किंग ही लॉ बनाता था, किंग ही उनको एग्जीक्यूट करता था और वो ही बाद में जुडिशरी हुआ करता था ये चेक करने के लिए कि जो है वो लॉ ढंग से फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है वो कई बार गलत डिसीजन भी लिए जाते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किंग के सामने कोई ऐसा मामला आया कि उसके फैमिली मेम्बर ने कोई क्राइम किया है, तो उस केस में किंग जो है उसका डिसीजन जो है अलग तरीके से लेगा, वो उस पर्सन का फेवर कर सकता है जिसने क्राइम किया है। लेकिन यहाँ हमने क्या कर रखा है डेमोक्रेसी में, हमने पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब कोर्ट्स जो है वो सबके लिए बराबर हैं। अगर किसी ने भी क्राइम किया है, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सबके लिए सज़ा क्या रहेगी? यहाँ पर बराबर रहेगी। तो ये भी एक रीज़न था तीनों पार्ट्स के बीच में पावर यहाँ पर शेयर करने का। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंसेस। तो ये पहला टाइप जो था पावर शेयरिंग का वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो कहलाता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ध्यान रहे, फिर से बता रहा हूँ, इसमें तीनों जो लेवल हैं जहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो तीनों आपस में इक्वल है। इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कहलाता है और तीनों को बराबरी की पावर यहाँ पे दी जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की। देखिए, नेक्स्ट जो फॉर्म है पावर शेयरिंग की वो कहलाती है वर्टिकल डिवीजन। इसमें टॉप टू बॉटम डिवीजन होगा। टॉप में यहाँ पे होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे यहाँ पर आ जाएगी स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे यहाँ पर आ जाएगी आपकी म्यूनसिपैलिटी या पंचायत जो गवर्नमेंट्स होती है वो नीचे आ जाएगी। यानी कि टॉप टू बॉटम यहाँ पर क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है। Power can be shared among government at different levels, a general government for the entire country and government at the provincial or regional level। एक तो यहाँ पर होगी जनरल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए होगी और एक यहाँ पर रीजनल लेवल के लिए यानी कि स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट आपको सेपरेट देखने को मिलेगी। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो कहलाती है फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में हम इसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं और यूनियन गवर्नमेंट भी यहाँ पर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल
और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया में हम कहते हैं इसको स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने बात की, एक तो पूरी कंट्री के लिए सिंगल गवर्नमेंट होगी जो कहलाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहलाएगी। दूसरी जो है वो स्टेट या प्रोविंशियल के लिए गवर्नमेंट होगी जो कहलाएगी स्टेट गवर्नमेंट। The same principle can be extended to levels of government lower than the state government such as municipality और पंचायत, और उनसे नीचे भी गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स होंगे वो कहलाएंगे म्यूनसिपैलिटी और पंचायत। अब यहाँ पर जो है इन तीनों लेवल के बीच पावर जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। मैक्सिमम पावर यहाँ पर सेंट्रल के पास है, कुछ पावर दे रखी है स्टेट को, और स्टेट ने कुछ पावर दे रखी है यहाँ पर नीचे के लेवल्स को। तो ऊपर से नीचे जो है वो पावर्स को गिव अप किया गया है यहाँ पर। द डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्व्स हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पावर का सबसे हायर लेवल कौन सा रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके हाथ में पूरी कंट्री की पावर है। उसके नीचे कौन रहेगी? स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट के अंदर पावर को प्रैक्टिस करती है। और उसके नीचे रहेगी म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत, जो कि एक छोटे एरिया के अंदर पावर को प्रैक्टिस करती है। तो इस तरह का जो डिवीजन है ये कहलाता है वर्टिकल पावर डिवीजन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म के बारे में। अब थर्ड जो टाइप है वो देखिए आप यहाँ पर, अब थर्ड जो टाइप है वो आप देखिए यहाँ पर, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पहला पॉइंट देखिए, पावर में also be shared among different social groups such as the religious or linguistic groups. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. ठीक है, तो जो बात की इन्होंने कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप में पावर को शेयर करना, जिस तरह से बेल्जियम के अंदर दिखा हम लोगों ने कि अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग वहाँ पे रहते थे, फ्रेंच और डच लोग थे। तो उन लोगों में भाषा को लेकर आपस में डाइवर्सिटी थी, लैंग्वेज बेसिस के ऊपर वो आपस में डिफरेंट थे। इस वजह से उनमें पावर का वहाँ पर शेयर किया गया ताकि जो डिस्प्यूट था उनके बीच में उसको ख़त्म वहाँ पर किया जा सके। और यही केस अगर आप देखोगे इंडिया में तो और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 22 लैंग्वेजेस को जो है वो हमने इक्वल यहाँ पर राइट यहाँ पर दे रखा है। हमने कभी भी नहीं कहा कि हमारी कोई लैंग्वेज पर्टिकुलरली जो है वो नेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, हम सभी लैंग्वेजेस को बराबर का यहाँ पर इंपॉर्टेंस देते हैं। In some countries, there are constitutional and legal arrangement where socially weaker sections and women are represented in the legislature and administrator. ठीक है, देखिए बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर जो है सीटें रिजर्व कर रखी है, पार्लियामेंट के अंदर सीटों को रिजर्व किया जाता है ताकि हर तरह की कम्युनिटी का वहाँ पर जो है वो क्या हो सके, इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर हो सके। ठीक है, जस्ट लाइक ब्रसल्स में हमने देखा कि 80% फ्रेंच होने के बावजूद भी वहाँ पर 50% सीटें फ्रेंच को और बाकी आधी सीटें किसको दे रखी, डच को, आपस में इक्वल वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सिमिलरली कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पार्लियामेंट में कंट्री के माइनॉरिटीज़, वुमेन या सोशली वीकर सेक्शन जो होते हैं उनके लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं। ठीक है, इंडिया में भी जो है वो सेटअप है। System of reserved constituencies in assemblies and parliament of our country is meant to give space in the government and administration to diverse social groups. समाज के वो हिस्से जो बैकवर्ड रह गए जैसे कि SC, ST, OBCs, तो उनके लिए हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, सीटों को रिजर्व कर रखा है। इवन पार्लियामेंट में भी हमने यहाँ पर सीटें रिजर्व कर रखी है ताकि हर कम्युनिटी के लोग जो है इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में आए और अपनी कम्युनिटी की बात वहाँ पर रखें ताकि जो सोशली वीकर कम्युनिटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ओके, दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। इसी तरह से जो माइनॉरिटीज़ है कंट्री के उनके लिए भी यहाँ पर सीटें रिजर्व की जाती है ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी जो है पार्लियामेंट में आ सके और पार्लियामेंट में आकर पॉलिटिकली अपनी बात वहाँ पर रिप्रेजेंट वो कर सके। ठीक है, अब देखिए चौथा और आखिरी फॉर्म जो यहाँ पे है भाई वो है पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। अब हालांकि ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है पर ये पूरा चैप्टर है आपके कोर्स में, चैप्टर नंबर 3, जहाँ पर आप जो है वो इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाकी चैप्टर नंबर 3 जब पूरा आएगा तब हम बात करेंगे और इसके बारे में। पहला पॉइंट देखिए, पावर शेयरिंग arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. In democracy, the
citizen must have freedom to choose among various contenders for power, which creates competition among them different parties and such competition ensure that power does not remain in one hand. अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं और हर पार्टीज़ जो है वो अलग अलग तरीके से अपने आप को जो है वो डिस्क्राइब करती है, ठीक है। अब ऐसे में जो वोटर्स हैं उनके पास बहुत सारी चॉइसेस यहाँ पे अवेलेबल होती है। वो किसी एक पार्टी का मान लीजिए चूज़ करते हैं और अगर उनको लगता है 5 ईयर के टाइम पीरियड में कि उस पार्टी ने उनके लिए अच्छा काम नहीं किया तो उनके पास ऑलवेज ऑप्शन होता है कि वो अगली बार जो है वो दूसरी पार्टी को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स, ठीक है। हर पार्टी की आइडियोलॉजी अलग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ पार्टीज़ है बीएसपी, एसपी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, तो हर पार्टी की आइडियोलॉजी डिफरेंट है और हर पार्टी जो है वो अलग अलग सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। ये कई बार देखने को मिलता है। तो ऐसे में लोग जो है वो कई बार एक पार्टी को चूज़ करते हैं और अगर उनको लगता है लॉन्ग रन में कि वो पार्टी जो है वो अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है या वो पार्टी जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैपेबल नहीं है, तो उस केस में वो नेक्स्ट टाइम नई गवर्नमेंट को चूज़ करके पावर में लेके आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती। ऐसे में बहुत सारी पार्टीज़ मिलकर एक कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है और जब कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उस केस में जो गवर्नमेंट वहाँ बनेगी तो उसमें हमको डिफरेंट पार्टीज़ की जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनका मिक्सअप देखने को मिलता है। मतलब कि मान लीजिए अगर 3 पार्टीज़ ने आपस में मिलकर एक कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर ली वहाँ पर, तो ऐसे में वो तीनों पार्टीज़ अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ को मिलाकर लोगों के लिए काम करेगी, तो आपको एक नए तरीके का जो वर्क है उनका वो देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो एक तरह से बात यहाँ पर ये की जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनके पास भी बहुत सारी पावर है और वो पावर जो है वो आपस में शेयर करते हुए वर्क यहाँ पर करते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में इवन अपोजिशन पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी भी गवर्नमेंट पे अपना इम्पैक्ट डालती है। जब गवर्नमेंट कोई काम करती है तो उस गवर्नमेंट के उस काम पे सवाल पूछने का अधिकार किसको होता है? अपोजिशन पार्टी को होता है और गवर्नमेंट को अपोजिशन पार्टी के हर क्वेश्चन का आंसर देके उनको सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। तो एक तरह से वो पार्टीज भी जो है वो रूलिंग पार्टी के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, इन डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। दे ऑल्सो will have a share in government power either through participation in government committees or bringing influence on the decision making process। तो यहाँ बताया गया है ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये कहलाते हैं इंटरेस्ट ग्रुप और ये सब गवर्नमेंट पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। These organizations are formed when people with common occupation, interest, aspirant, opinion come together in order to achieve a common objective। तो एक तरह से कह सकते हो कि जब लोग कोई मूवमेंट चलाते हैं गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी में चेंज करने के लिए या वो फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता हो तो कुछ समय पहले जब दिल्ली के अंदर जो है वो एक रेप केस हुआ था तो वहाँ पे हज़ारों लोग जो है वो सड़कों पे आए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और फिर गवर्नमेंट को अपने लॉ में चेंज करने पड़े थे, कानून में चेंज करने पड़े थे और एक नया लॉ बनाया गया था ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से वुमेन सिक्योरिटी को जो है वो प्रैक्टिस कंट्री में किया जा सके। तो इस तरह से डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो अपना यूनियन बनाकर, अपना प्रोटेस्ट ग्रुप बनाकर सरकार पे दबाव डालते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए। इनके पास भी एक पावर होती है, ठीक है, और डेमोक्रेसी में पावर इनके साथ भी यहाँ पर शेयर की गई है। अब डिटेल में इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अभी फ़िलहाल हम चैप्टर नंबर 1 को यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।